हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। 1833 के अंदर जो चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया आया, इसे हम कहीं ना कहीं जो हम जानते हैं फेमस किस लिए होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से ये फेमस है। ये पहला ऐसा एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा जिसके थ्रू इंडिया में पहली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई, या फिर जो इंडिया है जो अलग अलग हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, इनको मिलाया गया था यहाँ पर, ठीक है। मगर यहाँ पर कहीं से भी ऐसा नहीं हो पाया था कि वो इंडिया कहलाया हो, इंडियन पोजीशन कहा गया, पोजीशन इन इंडिया कहा गया, मगर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी अब तक। और इसी एक्ट के थ्रू से यहाँ पर इंडिया में पहला हम देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट बनेगी। हालांकि उसमें इंडियन ज़्यादा नहीं होते फिर भी, ठीक है। इसको हम जानते हैं सेंट हेलेना एक्ट नाम से भी यहाँ पर जानते हैं कि जो यहाँ पर एक आइलैंड होता है, इसके अटलांटिक में होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर से अपना कंट्रोल हटाती है, ठीक है। इज़ एन एक्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट, ठीक है, पास किया गया था इस एक्ट को वहाँ से। द चार्टर एक्ट 1833 वॉज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर ऑफ क्या लिख दिया, 18 है यहाँ पर, 1833 है, ये 1903 नहीं, बहुत आगे चले गया, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या है, 1813 का जो एक्ट था उसको दोबारा से रिन्यू किया गया था। ये हर 20 साल में उसको रिन्यू कर रहे थे बार बार। अब ये जो रिन्यू होता है, ये रिन्यू तो भाई इस तरह से होता है कि यहाँ पर कुछ और ही चीज़ कर दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रिन्यूड द ईस्ट इंडिया कंपनी टर्म 20 ईयर सिंस द कंपनी कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पावर ग्रांटेड बाय द 18 वॉज एक्सपायर्ड बाय द एंड ऑफ 1833। इसमें ही ये वही एक्ट है जिसके ज़रिए से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब ये बात रहती है कि जब कंपनी की एक्टिविटीज़ ख़त्म की गई थी, जो लोग थे उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर फिर भी थी, वो लोग करते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो था ही यहाँ पर, क्योंकि भाई नोट खसोटने के नहीं आए थे, लूटने के नहीं है, तो वो आए थे राज करने के नहीं, सही चलाने के लिए थोड़ी ना आए थे। राज भी उन्होंने करा तो गुलाम बनाई लोगों को, ठीक है। अब ये चीज़ की गई, ये पहला स्टेप माना जाता है कि फाइनल स्टेप था, सबसे बड़ा स्टेप था, जिससे पहली जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर दी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर। फिर इसके बाद भी एक एक्ट और आता है यहाँ पर 1853, लास्ट जो एक्ट है वो लास्ट एक्ट है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आता है। फिर हम देखते हैं 1857 का विद्रोह होता है, जिसको रेवोल्यूशन भी कहते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग नाम हैं उनके, ठीक है, गदर भी कहा जाता है उसको, इंडिपेंडेंट एक्ट भी हम कहते हैं, मूवमेंट भी कहते हैं उसको, ये होता है। फिर यहाँ पे पता चल जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहता है कि अब कंपनी राज नहीं करेगी, अब हम राज करेंगे, डायरेक्ट क्राउन राज करेगा सीधा यहाँ पर, ठीक है। अब फिलहाल इसी बारे में हम बात करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या रहा यहाँ पर। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज इनेक्टेड अगेंस्ट द backdrop of significant changes that had occurred in Britain as result of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में असल में हुआ क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी। इससे पहले वहाँ पर ये हाल था कि जो मज़दूर थे उनकी बात को तो माना जाता ही नहीं था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई और लिबरलिज़म जो है, जो उदारवाद है, उसका वहाँ पर ज़ोर बढ़ने लग गया। उदारवाद ये कहता है जो गरीब है उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कहीं के भी हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। तो वही चीज़ इंडिया की ने भी साबित करनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके थ्रू क्राउन को यहाँ पर। द प्रिंसिपल ऑफ लाइजेस फेयर का जो प्रिंसिपल है, जो हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, बना रखी मैंने इसकी पूरी वीडियो, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो व्यापार है, कमर्शियल है, उसके अंदर बहुत ही कम हल्का फुल्का सा हम दखलंदाजी कर सकती है कंपनी के। जो दो ग्रुप हैं आपस में ना लड़ पाएँ वो इस तरह से कर सकती है, और जो फ्रॉड होता है, फेक काम जो होते हैं, वो कंपनी ना करे, इस तरह के काम को वो इतना ज़्यादा दखलंदाजी कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब ये एक्सेप्ट किया गया एज द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज, यानी कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसने इस चीज़ को माना कि लाइजेस फेयर हम मतलब कम से कम दखलंदाजी करनी चाहिए हमें कंपनीज़ के अंदर। अब कंपनी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी यहाँ पर। द रिफॉर्म एक्ट, यहाँ पे रिफॉर्म एक्ट भी पास हुआ था ब्रिटेन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। लिबरल जो मूवमेंट हुआ था वहाँ पर, उसके फलस्वरूप यहाँ पर होता है। और जो राजा है उसकी जो पावर्स है उनको कम किया जाता है, ये चलता रहता है ब्रिटेन के अंदर लगातार। और जो आज के टाइम में हो चुकी है हालत उनकी, तो वो सिर्फ नाम के लिए है, वो सिर्फ, ठीक है।
In this attitude, this climate of liberalism and reform, Parliament was asked to renew the charter in 1833। इसी हालात के अंदर जो अब बात हो रही थी लिबरलिज्म के बारे में कि आज़ादी हो, रिफॉर्म्स हो, जो हमें मौके मिले और जो हमारे अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट हों लोगों के, तो इसी बीच ये एक्ट भी पास किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, दे अग्रीड विद मैक्युलरी टू कंटिन्यू द कंपनी रूल बट इन ऑन अ डिफरेंट वे। यहाँ पर ये बात की जाती है कि कहीं पर हम जो कंपनी है उसका रूल को ख़त्म कर दें, जो अधिकार हैं लोगों के बढ़ाए जाएं, मतलब जो कंपनी है कम दखलअंदाजी करे लोगों के अधिकारों के अंदर। मगर जो यहाँ पर हम देखते हैं, जो इंडिया के अंदर कमिश्नर बनते हैं, पहले लॉ कमिश्नर बनेंगे, मैक्युलरीज को कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि नहीं, कंपनी का रूल चलते रहने दीजिए, मगर ऐसा रहे कि थोड़ा सा तरीक़ा अलग हो जाए। अब यहाँ पर यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं ब्रिटेन के अंदर, जैसे कि हम जानते हैं उस टाइम में, एक होती है वर्कर पार्टी, ठीक है, एक होती है विंग पार्टी। तो जब विंग पार्टी आती है वो बिल दोबारा से पास करती है, मगर वो इस तरह से होता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट एंड द पार्लियामेंट वॉज इन मूड ऑफ फेवर रिफॉर्म फ्री ट्रेड एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, पास तो करते हैं उसको, मगर अब देखिए जो सोच जिसकी है वो तो बदल नहीं सकते नहीं आप यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो एक्ट है थोड़ा फ़र्क इसमें रहता है फिर भी, क्योंकि जो हम देखते हैं मैक्युलरी जो चाह रहे थे उनका मूड अलग था, इनका मूड अलग रहा कि भाई फ्रीडम दे डालो बहुत सारी यहाँ पर। ठीक है, आप देखते हैं प्रोविजन से पता चल रहा है क्या चेंजेस इसमें किए गए थे। ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल का जो मंत्र, जो हम कहते हैं कार्यालय था, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। पहली बात तो ये है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि अब इंडिया के अंदर एक अथॉरिटी बना दी गई, बिल्कुल सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दी गई यहाँ पर। और जो हम कहते हैं कि मद्रास है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इनकी पावर को ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल। विच लेट द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रलाइज अथॉरिटीज से इस्टेब्लिश हुई, लेजिस्लेचर भी और जो एग्जीक्यूटिव थी वो भी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 1833 की, और इसके अंदर ये सिस्टम आ चुका था कि लोग चुनाव करके अपने प्रतिनिधियों को भेज सकते थे पार्लियामेंट के अंदर, या फिर जो हम कहते हैं ऑफिस जो था गवर्नर जनरल का यहाँ पर, कि वो राज कर रहे हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के चुने हुए लोग भी होने चाहिए, और कुछ % लोग इंडियन भी होने चाहिए। ये बात हो चुकी थी इस एक्ट के अंदर। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विच विद द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर जो थी ज़्यादा इसके पास थी। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर ड्रेन्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, जो मद्रास है, बॉम्बे है, जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर थी जो ख़त्म कर दी गई, और सिर्फ एक जगह को हम कहते हैं सेंट्रलाइज कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था यहाँ पर। बंगाल का गवर्नर जनरल जो होता है वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया यहाँ पर अब। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होती है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं यहाँ पर, ये इंडिया के, बंगाल के नहीं, इंडिया के। ठीक है, पावर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें क्या चेंजेस किए। द डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल विल प्रिवील एट द टाइम ऑफ डिस्प्यूट ऑन द एनी मैटर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल्स एंड ही कैन रिजेक्ट हिज मेजॉरिटी डिसीजन। जो गवर्नर जनरल के डिसीजन हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कशन इसके अंदर हो सकता था। ठीक है, मगर जो गवर्नर जनरल था भाई वो फिर भी उसको रिजेक्ट कर सकता था, क्योंकि ये बात पहले ही 1793 के जो एक्ट था उसमें कर दी गई थी कि जो काउंसिल है वो उसकी पावर को ख़त्म काट सकता है। जो हम कहते हैं यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उसने यही बात कही थी यहाँ पर कि मुझे पावर चाहिए ज़्यादा तो मैं बन जाऊँगा यहाँ का गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर क्या था, सिविल मिलिट्री रेवेन्यू मैटर वर कंट्रोल बाय गवर्नर जनरल इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल। ठीक है, सिविल मिलिट्री रेवेन्यू ये तो पहले ही हाथ में आ चुके थे, जो गवर्नर जनरल बंगाल था उसके हाथ में, तो वो अपनी जो काउंसिल है उसके साथ मिलकर इनको कंट्रोल कर सकता था यहाँ पर मैटर्स को। गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर ऑफ रिपेल alter or amend any law or regulation for all person in British territory of India. However, the court of director was given the power to veto over any law made by the governor in council. गवर्नर इन जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल है काउंसिल जो थी उसकी, वो किसी भी एक्ट को बना सकती थी।
ठीक है, एक्ट को बना सकती थी, गवर्नर जनरल जो बना सकता था यहाँ पर एक्ट को, उसमें अमेंडमेंट चेंजेस यहाँ पर वो कर सकते थे। जो इंडिया में रहने वाले हैं उन सब लोगों के ऊपर उनको लागू होना था। हालांकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो काउंसिल थी, उसको पावर दी गई यहाँ पर कि आप जो गवर्नर जनरल के लॉ बनाए हुए लॉ हैं उनको आप वीटो कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये पावर उनके हाथ में आ चुकी थी। The act for the first time provided for the appointment of fourth member in Governor General in Council who had no power to sit or veto in Council except the purpose of making law। अब देखिए, जो यहाँ पर काउंसिल थी, जो काउंसिल ऑफ डायरेक्टर थे, यहाँ पर कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था जिसको हम काउंसिल कहते हैं, ठीक है, काउंसिल किसकी? गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल ने कोई काम करना है उसको तो वो कर सकता था। सिर्फ ये जो काउंसिल थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, किसी इसका इतना काम था, ये कानून बनाते वक्त वीटो कर सकती थी, इसके अलावा किसी काम में ये वीटो नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब एक मिनट वेट करिएगा। अब दूसरा जो यहाँ पर चेंजेस किया गया है वो ये था कि अबॉलिशन ऑफ कमर्शियल प्रिविलेजेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो बता चुका ही हूँ मैं आपको। इसमें ये किया गया कि जो कंपनी का ट्रेड बचा हुआ था चाइना के अंदर, अफीम का, ओपियम का और जो चाय का था, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। 1833 के एंड तक आते आते उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, इसमें कहा गया ये। ठीक है, कंपनी जो थी यहाँ पर ट्रस्टी रहेगी। ट्रस्टी रहेगी किसकी? जो हीज मजेस्टी मतलब जो क्राउन है और जो उसके सक्सेसर आएंगे, जो उनके बच्चे होंगे बाद में, जो राजा बनेगा ब्रिटेन का, उसकी ट्रस्टी रहकर इंडिया पे राज तो करेगी, कंट्रोल चलाएगी अपना, मगर व्यापार अब वो नहीं कर सकती। लीगल ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया को देखिए, जैसे कि मैंने कहा आपको, पहली बार यहाँ पर ऐसा हिसाब बनाया गया था कि गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो गवर्नमेंट बनाएंगे तो आप ये बात को दिखा रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट है, उसके टाइम में यहाँ पर 1813 के अंदर जब एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट आया, उसमें कहा गया है कि भाई अब कॉलोनी इंडिया है, यहाँ पर पोजीशन जो है कॉलोनी बन चुकी है। अब इसको लीगल बना दिया गया है बिल्कुल, कि इंडिया जो है वो लीगली ब्रिटेन की कॉलोनी है यहाँ पर। ठीक है, all the restriction imposed on the entry of European British which were granted under the Charter Act of 1813 were abolished। इस एक्ट के अंदर ये भी था कि हम जो 1833 के अंदर जो एक्ट था कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में, जो दूसरे यूरोपियंस है वो इंडिया में नहीं आ सकते, क्योंकि फ्रांस से जंग चल रही थी इनकी, मतलब फ्रांस से इनकी बन नहीं रही थी उस टाइम। अब इसको हटा दिया गया और कहा गया अब इंडिया में फ्रीली आइए, फ्रीली रहिए, और इंडिया अब हमारा ही है, तो हम यहाँ पे रह सकते हैं आसानी से आके। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एज मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको हटाकर चेंज कर दिया गया बोर्ड ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉर इंडियन अफेयर। मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया इंडियन अफेयर्स को देखने के लिए। ठीक है, एक्ट कंटेन अ प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा एंड फोर्ट विलियम। जो बंगाल था उसको तोड़कर 2 प्रेसिडेंसीज बननी थी, एक आगरा, एक फोर्ट विलियम, जो कि बनी ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, फिर फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन किया गया कि जो काम है, जो रेवेन्यू वगैरह रहेगा वो सेंट्रल अथॉरिटी चलाएगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंडर रहेगा, वो भी हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पर जो चीज़ थी वो बनाया गया, सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर रही फॉर्मेशन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन बनाया गया इंडिया के लिए, जो इंडिया में जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर लोकल कोर्ट हो, आपके लिए उनके लिए कानून को बनाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि आप ऐसे कानून को नहीं बनाएंगे जिससे किसी एक संप्रदाय की भावनाओं को नुकसान पहुंचे, मतलब वो लोग आपके ख़िलाफ़ ना हो। क्योंकि भाई यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं 1833 की, तो इंडियन अपने राइट्स मांगने लग गए थे, और पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर थी, गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसमें कुछ हिस्सा इंडियंस का था, हालांकि था कम मगर था। इसके जो हेड बनाया गया, जो चेयरमैन जो थे वो थे लॉर्ड मैक्यूलरी, जिन्होंने कहा था हम इंडिया पर राज करते रहेंगे डिफरेंट वे के अंदर। ठीक है, और साथ में 4 मेंबर्स और 3 मेंबर्स उनको और दिए गए, जो थे JM मेडेरिया, GV एडरसन एंड CH कैमरॉन। लॉ कमीशन ने अपना ड्राफ्ट बनाया। द लॉ कमीशन सबमिटेड द ड्राफ्ट ऑफ पेनल कोड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ 1893 as called the Maculary Code. However, the draft had the waited for full implementation till 1860 due to revolt of 1857 की विद्रोह के चक्कर में। देखिए,
लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उन्होंने पेश करी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जो मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन अफेयर थे उनको भेजी, फिर आगे वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ चली गई। ठीक है, मगर ये लागू नहीं हो पाई क्योंकि 1857 के अंदर इंडिया में विद्रोह हो चुका था। इसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, यहाँ पर रिवॉल्ट बोलते हैं, सॉरी रिवोल्यूशन नहीं, रिवॉल्ट बोलते हैं, विद्रोह। ठीक है, इसके चलते ये पास नहीं हो पाया। बाद में ये 1830 के 60 के अंदर इसको पास किया जाता है यहाँ पर। एज रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वॉज इंट्रोड्यूस इन 1815 फॉलो बाय द इंडियन पेनल कोड इन 1860 एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862। जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये इंडियन पेनल कोड हैं, इस तरह कोड जो आज भी कोड हैं चलते हैं, जो ये हम देखते हैं लॉज हैं कोर्ट्स के अंदर आज भी इंडिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और इसके जो कुछ प्रोविजंस हैं 1813 के 33 के एक्ट के, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस्तेमाल किए गए हैं, ये भी आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा है इस बारे में तो। ठीक है, बाद में ये जो हम कह रहे हैं कि जो लॉ कमीशन बना, इन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी, सिविल प्रोसीजर की नहीं कोड बनाए गए, मतलब जो लॉज बनाए गए। ठीक है, वो पास हुए यहाँ पर 1859 में। फिर 1860 में आया इंडियन पेनल कोड, फिर आया यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि बताया था मैंने 1830 के अंदर एक प्रोविज़न लाया गया था कि इंडियन शामिल हो सकते हैं सिविल सर्वेंट के तौर पर अपनी एजुकेशन जो उनकी हम देखते हैं एजुकेशन है उसके बेसिस पे चल सकता है उनका। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि भाई अब यहाँ पर मेरिट के बेस पर भी यहाँ पर होगा। ठीक है, आप कोई भी धर्म हो, जात हो, पात, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो इंडियन है वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो कि मुश्किल था, अब भी वही मुश्किल था यहाँ पर। अब मेरिट थी यहाँ पर, परसेंटेज कितनी है, नंबर कितने हैं, उसके बेस पर यहाँ पर हुआ करता था यहाँ पर। फिर यहाँ पर हुआ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब दास्ता जो थी ग़ुलामी, उसका अंत करने की कोशिश की गई, जो कि सही से हो नहीं पाया यहाँ पर। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा दुनिया मानना चाहता है कि आज के टाइम में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्री थी स्लेवरी के मामले में वो 30वें नंबर पे इंडिया थी यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या किया गया। इंक्रीज नंबर ऑफ बिशप जो थे यहाँ पर पहले 1 थे, अब यहाँ पर 3 बिशप आ गए। ठीक है, कैलकाटा में जो था यहाँ पर बिशप रहा, यहाँ पर वो अब बरकरार रहा, और इसके अलावा 3 बिशप यहाँ पर और जोड़े गए, अपने इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट में भेजा गया उनको, ताकि जो क्रिश्चियनिटी है जल्दी से जल्दी उसको फैलाया जा सके, लोग ईसाई बने तो उनकी बात को आसानी से मान लेंगे यहाँ पर। तो ये था एक्ट ऑफ 1833, जिसमें पहली बार इंडियन गवर्नमेंट बनाई गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम क्या कहते हैं बनाया गया यहाँ पर इसको, और दूसरे प्रोविज़न इसके अंदर किए गए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, हैव अ नाइस डे।